मसलन मैंने आगे कह दिया कि तीन तरह नहीं, तीन मतलब या तो ये टाइट एंड केस टिश्यू में होगा या किसी स्पेस में होगा या सब कुटिनियस टिश्यू में होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तो ये टाइट एंड केस टिश्यू है ना, मसलन ये हमारे पास क्रेनियम का वोल्ट है ब्रेन के राउंड, या हमारे पास किडनी के राउंड फाइब्रस कैप्सूल है, वहाँ पे जो सा इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट है, या फिर मसल है उसमें मस्कुलर फाइब्रस शीट होती है उसके ऊपर, उसके जो सा अंदर ये फ्लूइड है ना, ये मतलब कैप्सूल में है ना, एक कैप्सूल के अंदर आ जाता है ना। अब हमारा इसका फ़ायदा क्या होता है, ये जो सी इनकैप्सुलेशन होती है, इनकैप्सुलेशन में हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन इंटरस्टिशियम फ्लूइड पे वो उतना प्रेशर एक्सर्ट करने से में बचाती है। मतलब आप ब्रेन है ना, ब्रेन को अगर आप ब्रेन में क्रेनियम है ना जो सा, वो बचाएगा इसको कि जो बाहर प्रेशर है उतना प्रेशर ना वेंस पे पड़े। मसलन अगर यहाँ पे हो तो यहाँ पे तो जितना बाहर प्रेशर पड़ेगा उतने वेंस पे प्रेशर पड़ेगा, लेकिन ये बात ब्रेन के मामले में गलत हो जाती है क्योंकि वोल्ट इसको प्रोटेक्ट करता है। अब हम यहाँ से देख भी लेते हैं, अगर हम सेरिब्रोस्पाइनल CSF फ्लूइड का अगर हम देखें कि प्रेशर +10 mmHg वोल्ट पे प्रेशर होता है, लेकिन जब हम इसका प्रेशर मेजर करते हैं तो वो +4 to +6 आता है, क्योंकि जो सा वोल्ट होता है ये इसको प्रोटेक्ट रखता है बाहर वाले प्रेशर से। किडनीज में भी ऐसे ही होता है कि जब +13 एक्सपेक्ट होता है लेकिन वो आता +6 है, क्योंकि जो सा इसका फाइब्रस कैप्सूल होता है वो इसको इससे बचाता है। फिर उसके बाद कई कैविटीज़ होती हैं, इंट्राप्लूरल स्पेस होती है, जैसे दो प्लूरा के दरमियान जॉइंट साइनोवियल स्पेस होती है, या फिर एपिड्यूरल स्पेस होती है, इसमें -18 mmHg होता है ताकि लंग्स इन्फ्लेट रहें। -4 to -6 इसमें होता है, -4 to -6 इसमें होता है। फिर उसके बाद हमारे पास ना कुछ लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं, जो से हमारे पास स्किन होती है ना, उसके नीचे ये पड़े हुए होते हैं और इनका प्रेशर भी नेगेटिव में होता है -3 mmHg, और इसकी वजह इन्होंने नहीं बताई। इसका बाद है हमारे पास जो सा प्रेशर जो सा ना हमारे पास बाहर आ जाता है ना, वो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम से जाते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, उस लिम्फ नोड लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, लिम्फ कैपिलरीज के जरिए नोड में जाता है, नोड में से सारे जो से इसमें जम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और बाद में ये दोबारा जेगुलर वेन में आके तो दोबारा ब्लड में एंटर हो जाता है। आपको पता है प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन जानते हैं, वो ना प्लाज्मा प्रोटीन ना बाहर नहीं जाते कैपिलरी से, और वो चाहते हैं कि हमारे अंदर ही फ्लूइड रहे और वो अपने फ्लूइड को कैपिलरीज के अंदर रिटेन करने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। डोनर इफेक्ट क्या होता है, जो से हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ना 28 इसका होता है mmHg टोटल, 19% प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होता है, 9% डोनर इफेक्ट की वजह। डोनर इफेक्ट क्या होता है, जो सा प्लाज्मा प्रोटीन है ना जो बाहर नहीं जा रहे, इन्होंने अपने साथ कुछ आइंस को भी बाइंड किया होता है, और वो आइंस की वजह से भी जो क्लोराइड 9 mmHg जो होता है वो आइंस की वजह से होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपको पता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ना हमारे पास कुछ प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, वो चाहते हैं कि इंटरस्टिशियम में ही फ्लूइड रहे, वो नहीं चाहते कि कैपिलरी के अंदर फ्लूइड जाए, तो वो वहाँ पे वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये 12 लीटर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो सा होता है ना प्लाज्मा के जो से हमारे पास होता है ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसमें हमारे पास ना प्रोटीन की कंसंट्रेशन प्लाज्मा प्रोटीन से 40% जो सी होती है वो कम होती है। इसके बाद हमारे हो जाते हैं एक्सचेंज फ्लूइड कैसे होता है हमारे पास कैपिलरी मेम्ब्रेन के थ्रू। इसमें हमारे पास ना कुछ प्रेशर होते हैं, ये मैं आपको रजिस्टर से दिखाता हूँ। हमारे पास कुछ प्रेशर होते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैपिलरीज में क्या प्रेशर होते हैं, ये हमारे पास ना आर्टरी में क्या प्रेशर होते हैं, क्योंकि आर्टरी में से हमारे पास ब्लड बाहर निकलना होता है। ये देखें, एनालिसिस ऑफ द फोर्सेस कासिंग द फिल्ट्रेशन आर द आर्टरियल एंड। यहाँ पे हमारे पास प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर 28 होगा, 28 mmHg। ये हमारे पास इनवर्ड होगा कि फ्लूइड मेरे अंदर है। जो सा कैपिलरी प्रेशर वो 30 होगा, फ्लूइड को बाहर निकालने की कोशिश। इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर जो सा होता है ये नेगेटिव होता है, इसलिए ये भी चाहता है कि इंटरस्टिशियम में फ्लूइड रहे, ये 3 होगा। और इंटरस्टिशियल कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो सा होगा वो 8 होगा। इन तीनों को प्लस करें तो 41 आता है, और वो 28। अब हमारे पास ना आपको ये नज़र आ रहा है आउटवुड जो सा प्रेशर है वो 41 mmHg है, और जो सा इनवर्ड है 28। इनको हम माइनस करेंगे तो इनका हम डिफरेंस निकालो तो 13 mmHg प्रेशर होगा कि फ्लूइड बाहर निकलना चाहता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वेनस एंड पे आपको पता है कि फ्लूइड ने फिर से अंदर जाना होता है। यहाँ पे हमारे पास प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो अंदर रखने की कोशिश कर रहा है वो 28 ही होगा, कैपिलरी प्रेशर 30 से 10 हो जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर भी 3 होगा, और इंटरस्टिशियल कोलॉइड प्रेशर 8 होगा। इसका सम आ गया 21, उसका सम 28। अब हमने इसका आउटवर्ड फोर्स है 21, इनवर्ड फोर्स है 28। अब इसका डिफरेंस निकाला तो 7 mmHg इनवर्ड। ये चाहेगा कि कैपिलरी के अंदर ब्लड अब्जॉर्ब हो, इसलिए वेनस एंड पे जो सा वो ना हमारे पास बहुत ज़्यादा जो सा हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है। ये आता है हमारे पास कैपिलरी पे, कैपिलरी जहाँ पे एक्सचेंज होना होता है 28 mmHg, वही इनवर्ड प्रेशर होता है। प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक कैपिलरी प्रेशर 17। उसके बाद हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर 3,
उसके बाद इंटरस्टिशियल कोलॉइड प्रेशर 18, इनको सम करेंगे 28.3 28, इसमें हमारे पास 0.3 mmHg होगा आउटवर्ड प्रेशर। ये चाहेगा कि मेरे से प्रेशर जो सा वो जो सा है फ्लूइड वो जो सा वो बाहर निकले। ये हमारा तीनों हो गया। फिर हमारे पास है कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, नेट फिल्ट्रेशन रेट ड्यू टू द, हमारे पास जितना प्रेशर का डिफरेंस होगा ना उसकी वजह से जितनी फिल्ट्रेशन होगी उसको हम कहते हैं कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। ये हमारे पास ना 0.3 mmHg का डिफरेंस होता है, तो कैपिलरी कोफिशिएंट ये मैं लिखना भूल गया 2 ml/मिनट होता है। और ना हमारे पास अगर 1 mmHg, ये देखें पर mmHg, अगर 1 mmHg हो जाए ना, क्योंकि 1 mmHg 0.3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, तो इसकी जब इसके लिए हमारे पास 2 ml/मिनट होगा, जैसे ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो जब हमारे पास 1 mmHg का डिफरेंस होगा तो 6.67 होगा, जो कि इंटायर बॉडी में होता है। अब कई ऑर्गन्स होती हैं वहाँ पे पोर ज़्यादा होते हैं, वहाँ कईयों पे कम होते हैं, कईयों पे इसलिए कैपिलरी फिल्ट्रेशन प्रेशर ज़्यादा होता है, कईयों पे कम होता है। इफेक्ट ऑफ अब नॉर्मल फोर्सेज इम्बैलेंस एट द कैपिलरी मेम्ब्रेन। अब कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास अगर कैपिलरी में ओडिमा होना हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो आ जाए, तो हमारे पास ना बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है वो लीक करना शुरू हो जाता है और बॉडी में ओडिमा हो जाता है। फिर हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या, लिम्फेटिक सिस्टम एक असेसरी रूट है जिसकी वजह से जो सा हमारा होता है ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसमें जो से प्रोटीन होते हैं वो दोबारा ब्लड में शामिल होते हैं। वो हमारे पास लिम्फ चैनल्स कौन कौन से होते हैं? लिम्फ चैनल ये होते हैं कि हमारे पास हर जगह बॉडी में ना जहाँ पे भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ना, वहाँ से ना ये लेके जाते हैं हमारे पास, वहाँ से ये फ्लूइड लेके जाते हैं कि पल्मोन वो ना लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब कई जगह होती हैं जहाँ पे ना जहाँ से ये ना फ्लूइड को नहीं लेके जाते, मतलब जैसे स्किन, CNS, एंडोमीसियम एंड बोन्स। लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास ना कुछ होते हैं प्री लिम्फेटिक्स, यहाँ से भी प्री लिम्फेटिक्स लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरीज नहीं होती, और ये फ्लूइड हमारे पास ना लिम्फेटिक वेसल में चल जाता है। और ब्रेन के केस में ना CSF में ये फ्लूइड ऐड हो जाता है और वहाँ से फ्लूइड फिर ब्लड में एंटर होता है। अब फिर उसके बाद हमारे पास होता है सारा फ्लूइड ना लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से, लेफ्ट साइड ऑफ हेड, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट रीजन से हमारे पास थोरेसिक डक्ट में, थोरेसिक डक्ट में जाना होता है लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। और हमारे पास राइट साइड ऑफ नेक एंड हेड से हमारे पास जाना होता है राइट थोरेसिक डक्ट, उसने भी एम्प्टी होना होता है राइट सबक्लेवियन वेन और इंटरजुगुलर वेन, और ये ब्लड में एंटर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास हो जाता है टर्मिनल लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड देयर परमेबिलिटी। इसमें हमारे पास ये होता है कि ना जो सी हमारे पास लिम्फेटिक, अब हमारे पास ये है कि आपको पहले भी बताया आर्टीरियल एंड पे जो है वो फ्लूइड बाहर को मूव करता है और हमारे पास वेनस एंड पे कुछ ना कुछ फ्लूइड अब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जो से प्रोटीन है वो नहीं अब्जॉर्ब होते। लिम्फेटिक कैपिलरीज में प्रोटीन आते हैं और वो उसको ना ब्लड में भेज देती हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज डक्ट में, और फिर उससे ब्लड में आ जाते हैं। अब हमारे पास ये ना ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो से प्रोटीन है वो मूव कैसे करते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज में। ये 2 एंडोथीलियल सेल्स हैं, 2 एंडोथीलियल के सेल एंकरिंग फिलामेंट्स हैं। जब हमारे पास ना वेनस एंड पे ना जब जो से प्रोटीन होते हैं वो इसको इनवर्ड डिस्प्लेस करते हैं इस एंडोथेलियम सेल को, और इसके ज़रिए जो से वो कैपिलरी में एंटर हो जाते हैं, और उसके बाद ना वो कैपिलरीज में एंटर हो जाते हैं और वो ब्लड सर्कुलेशन में दोबारा आ जाते हैं। लिम्फ की फॉर्मेशन कैसे होती है? लिम्फ की फॉर्मेशन ऐसे ही होती है कि हमारे पास आपको पता है कि प्रोटीन वो जो सा लिम्फ की फॉर्मेशन ऐसे होती है कि जो से हमारे पास होते हैं ना ब्लड कैपिलरी में ब्लड होता है, वहाँ से कुछ जो सा फ्लूइड लीक होता रहता है और वो फ्लूइड जो सा होता है वो बाहर आ जाता है और वहाँ पे बना जाता है लिम्फ कैपिलरीज। और सॉरी मैंने कह दिया, जो सा फ्लूइड लीक होता रहता है वो हमारे पास बना देता है लिम्फ, जो सा ना टिश्यू फ्लूइड हमारे पास होता है। उसमें हमारे पास ना प्रोटीन की कंसंट्रेशन ना 2 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास लिवर में से भी लिम्फ आता है तो वहाँ पे प्रोटीन बनते हैं, वहाँ पे 6 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। जो सी इंटेस्टाइन है वहाँ से भी प्रोटीन होते हैं, वहाँ पे 3 to 4 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। इसलिए जब हमारे पास थोरेसिक डक्ट में आता है ना तो सारों की कंसंट्रेशन के अगर हम एवरेज ले तो 3 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर इसमें हमारे पास प्रोटीन की कंसंट्रेशन होती है। अब हमारे पास ना जो से हमारे पास कई बार ऐसे होते हैं कि बैक्टीरिया भी एंटर हो जाते हैं, और बैक्टीरिया जब हमारे पास ना लिम्फ कैपिलरीज में एंटर होते हैं, लिम्फ नोड से गुजरते हैं तो ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है कि लिम्फ फ्लो कैसे, लिम्फ की स्पीड क्या होती है। 100 ml ऑफ लिम्फ जो सा होता है ना हमारे पास वो थोरेसिक डक्ट में पास करता है, और 12 मिलीलीटर जो सा होता है वो हमारे पास ना मतलब 100 ml गया उसमें थोरेसिक डक्ट में, 100 ml से 20 ml फिर से हमारे पास उसमें आ गया, क्या उसको कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में। और ये टोटल लिम्फ जो सा होता है ना ये हमारे पास 120 ml पर आवर होता है, और 2 to 3 लीटर पर डे जो सा होता है टोटल हमारे पास लिम्फ होता है एक दिन का। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का इफेक्ट, हमारे प्रेशर का इफेक्ट लिम्फ फ्लो पे, जो भी हमारे पास अगर ना हमारे पास जो भी चीज़ें हमारे पास ना जो भी प्रेशर
कैपिलरी से बाहर फ्लूइड को निकालने की कोशिश करेगा ना, उससे लिम्फ ज़्यादा होगा और हमारे पास ना लिम्फ जो है वो ज़्यादा, वो इंटरस्टेट फ्लूइड ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास लिम्फ फ्लो ज़्यादा होगा। ये सारे वो फैक्टर्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिए। फिर उसके बाद लिम्फेटिक पंप क्या होता है। लिम्फेटिक पंप ये होता है कि हमारे पास ना जो से होते हैं ना, ये जो सी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, इनमें लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं या लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं ना, इनमें मसल्स होते हैं। जब है ना इनमें ज़्यादा फ्लूइड आ जाता है तो ये स्ट्रेच होते हैं और वो मसल ना स्ट्रेच होने के बाद अचानक कंप्रेस करते हैं और फ्लूइड आगे को मूव कर जाता है। अब फ्लूइड आगे को मूव कर जाता है तो फ्लूइड का बैक फ्लो भी हो सकता है, लेकिन वाल्व होते हैं तो वो उसको उस सेगमेंट में स्टोर कर देते हैं। जब वो सेगमेंट दोबारा उसमें वो सेगमेंट में दोबारा ना स्ट्रेच होता है, वो सेगमेंट भी दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करता है और फ्लूइड आगे से आगे मूव करता रहता है। फिर पंपिंग जो सी है वो हमारे पास ना और चीज़ों से भी हेल्पफुल होती है, जैसे और चीज़ें भी इसको हेल्प करती हैं फ्लूइड की मूवमेंट को, जैसे स्केलेटन मसल की ब्रीथिंग मूवमेंट, फिर उसके बाद लिम्फेटिक और जो आर्टरी जो उसके साथ ही होती हैं उसकी पल्सेशन, बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट, फिर उसके बाद लिम्फेटिक कैपिलरी पंप के। आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये दो सेल हैं तो इनके साथ ना हमारे पास वो अटैच होंगे कुछ ना फाइबर्स, एंकरिंग फाइबर अटैच होंगे। जब यहाँ पे ना टिश्यू फ्लूइड में ज़्यादा फ्लूइड आ जाएगा और वो स्वेल करने लग जाएगा तो ये हमारे पास पुशिश करेंगे सेल को और यहाँ से एक स्पेस क्रिएट होगी और यहाँ से फ्लूइड जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर आने लग जाएगा और हमारे पास इस तरह ना लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर आने लग जाएगा और वो ना फ्लूइड जो है वो वहाँ से और जब वो कंप्रेस हो जाएंगी जहाँ पे जो फ्लूइड कम हो जाएगा तो तब भी ना वो जो सा हमारे पास वाल्व वो बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास होता है कि कौन से फैक्टर हैं जो हमारे पास लिम्फ फ्लो को डिटरमाइन करते हैं, तो वो हमारे पास है इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर। जितना ज़्यादा प्रेशर आया और जितना ज़्यादा इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाहर उतने प्रोटीन और इसका प्रेशर बढ़ने लगे, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास लिम्फ फ्लो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि लिम्फ फिर इसको ना लिम्फ कैपिलरीज में ये जाना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद लिम्फेटिक पंप कितना काम करे, जितना लिम्फेटिक पंप काम करेगा उतना ही उसका फ्लो ज़्यादा होगा। इसके बाद हमारे पास आता है कि लिम्फेटिक सिस्टम हमारे पास सेंट्रल रोल प्ले करता है। एक तो हमारे पास आपको पता है कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं, ये प्रोटीन जो से होते हैं ये ना हमारे पास लिम्फेटिक्स होते हैं, ये हमारे पास इंटरनल ये दोबारा ना लिम्फेटिक्स से होते हैं जो इन प्रोटीन को दोबारा ब्लड में ऐड करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास होता है कि जब हमारे पास ना दूसरा फैक्टर ना वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज इंटरस्टिशियल, जब हमारे पास ना ज़्यादा जब हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाहर आ जाता है कैपिलरी से तो वहाँ पे प्रोटीन भी ऑब्वियसली बाहर आएंगे। जब प्रोटीन बाहर आएंगे तो प्रोटीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ना एक ना ग्रेडियंट पैदा होगा और वो ग्रेडियंट ना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाहर निकालेगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा। और लिम्फेटिक जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसके बाद हमारे पास यही वाल्व खुलेंगे, वाल्व एंकरिंग फिलामेंट्स एक्टिव होंगे और वहाँ से वो कैपिलरीज के अंदर चल जाएगा और वो ब्लड फ्लो कर जाएगा। इसके बाद तीसरा जो सा फैक्टर है ना जो सा हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम में रोल प्ले करता है वो हमारे पास है कि अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज़्यादा बाहर आ गया और उसका प्रेशर हमारे पास ज़्यादा हो गया तो हमारे पास जो सी एक्सेस प्रोटीन है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना वो हमारे पास स्पेसिस में आएगा और स्पेसिस से फिर दोबारा वो ना ये जो सी कैपिलरीज कैरी कर लेंगी। ये नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड का क्या बेनिफिट है। नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ये बेनिफिट है कि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव जो प्रेशर होना लिम्फ क्योंकि लेके जाते रहते हैं यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर होता है। जब नेगेटिव प्रेशर होता है तो ये ना एक वैक्यूम सा बनाते हैं और वैक्यूम ना सारे जो से टिश्यूज़ होते हैं ना बॉडी टिश्यूज़ को होल्ड करता है। लेकिन जब हमारे पास ओडीमा होता है तो ये हमारे पास ना नेगेटिव प्रेशर खत्म हो जाता है और उसकी वजह से जब हमारे पास नेगेटिव प्रेशर खत्म हो जाता है तो हमारे पास फ्लूइड एक्युमुलेट करता है, उसकी वजह से पॉजिटिव प्रेशर हो जाता है और बंदे की डेथ भी ओडीमा से हो सकती है। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर हमारी